नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों का जैसा देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट अभी एक्सटेंड हो चुका है और जब तक नई डेट नहीं आ जाती है तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ तैयारी तैयारी और तैयारी करना है। एक तरह से ये अच्छा भी माने जा सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, उनके लिए यह अच्छा है कि उनको एक समय मिल गया और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से तैयारी कर सके। और एक तरह से घाटा भी है। घाटा क्या है? क्योंकि अब कट ऑफ थोड़ा सा तो हाई जरूर जाएगा, क्योंकि सब तैयारी करेंगे और उनको भी एक महीना का एक्स्ट्रा समय मिल गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। इस लॉकडाउन का सदुपयोग करें। ये स्वस्थ सप्ताह जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने चलाया है, इस स्वस्थ सप्ताह का पालन करें, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखें और पुराने वीडियोज़ को भी देखें और नए जो बन रहे हैं उन्हें भी देखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बने रहने का और अपनी तैयारी को नया आयाम देने का। आज जिस संबंध में मैं बात करने आया हूँ वह बात है झारखंडी सार संग्रह जो मैं चला रहा था सीरीज, उसी सीरीज के तहत CNT एक्ट का पार्ट 2 आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। और जस्ट आज शाम को झारखंड के मेले और त्योहारों से रिलेटेड वीडियोज भी बन चुके हैं जो कि आज शाम को अपलोड हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा है आपका प्रैक्टिस सेट का, वह सीरीज एक दिन छोड़ छोड़ के आपको मिलते जाएंगे और यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो भी नए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बने रहने का, क्योंकि झारखंड JPSC सिर्फ एजुकेशन मांगती है और आपने जितना पढ़ा है वही आपके फ़ायदे में आने वाले हैं। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये सार संग्रह में वन लाइनर टाइप से मैं बताया हूँ और जो क्लासेस का जो वीडियो है वह आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सार संग्रह में अगर मैं 2 से 3 वीडियो अगर अपलोड कर देता हूँ तो जितने प्रश्न आज तक आए हैं वह सारे प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि क्या क्या बना गया है क्वेश्चन में। किस धारा के तहत, पहला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत भूइहरों तथा मुंडारी खुट्टी कट्टीदारों जो होते हैं और भूइहरों को बंदोबस्त के आधार पर रैयत के अधीन समझा गया है। यानी कि ऐसी वह कौन सी धारा है जिस धारा के तहत यह भूइहरों और मुंडारी कट्टीदारों को क्या क्या बंदोबस्त रैयत माना गया है। तो यह दोस्तों धारा 18 में है। धारा 18 में कहा गया है भूइहरों और रैयतों के बारे में। इसमें मजियास या बड़खेता या भूतखेता जो है, इन सारी भूमियों की भी चर्चा की गई है जो कि मैं ऑलरेडी क्लासेस में बता चुका हूं। और इसमें जो CNT भूधृति अधिनियम 1869 है उसके बारे में भी इसमें चर्चा की है, तो आप उसे देखेंगे। नेक्स्ट है बंदोबस्त रैयत का अधिभोगी अधिकार किस धारा में दिया गया है। बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार किस धारा के अंतर्गत है। तो यह धारा 19 के अंतर्गत है। किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 19 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है वृक्षों के अधिभोगाधिकार रैयत। वृक्षों के अधिभोगाधिकार रैयत किस धारा में है। तो दोस्तों 21 को जो है ना, वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार जो है ना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों कि 21 को जो है इसे बाद में जोड़ा गया तब जब मामला बहुत बिगड़ने लगा। लोग दूसरे की भूमि से वृक्ष का अधिकार नहीं समझ रहे थे और वृक्षों के अधिकार से संबंधित यह उपबंध आवश्यक था। तो यह बाद में ऐड किया गया है। यह क्या है? 21 का क। 21 का क। नेक्स्ट रैयत की बंदोबस्त बेदखली। रैयत की बेदखली से संबंधित धारा कौन सी है? तो रैयत की बेदखली से संबंधित धारा क्या है? धारा 22। धारा 22 क्या है? रैयत की बेदखली के बंदोबस्त से संबंधित। इसमें क्या कहा गया है इसको भी जानेंगे। तो रैयत की बेदखली कैसे होती है? तो रैयत की बेदखली इस प्रकार से होती है, यदि अधिभोगी रैयत अपनी
जोत पर धारा 21 या धारा 21 क द्वारा प्राधिकृत, धारा 21 क्या था? वृक्षों का अधिभोगाधिकार, और 21 में क्या था? भूमि का उपयोग के संबंध में जो अधिकार था वह 21 में है। तो अगर उस दोनों का संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा तो भूस्वामी उसे किसी भी आधार पर या कुछ आधार पर ही बेदखल नहीं किया जा सकता है। यानी कि बेदखली का अधिकार संबंधित धारा का अधिकार जो है वह 22 में दिया गया है। क्या यहाँ कहने का मतलब है? 21 और 21 क के अधीन जो भूमि है, अगर उसने उस प्रकार की जो प्रॉब्लम से अगर किसी प्रकार का क्रिएट नहीं किया है तो बेदखली का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फसलों के मूल्य में गिरावट। देखिए यहाँ पर टर्म को समझिएगा, फसलों के मूल्य में गिरावट। मानते हैं कि आज जैसे एमएसपी जो मामला होता है उसी प्रकार का मामला यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो भूमि को लिया है लीज पर, उसमें कोई फसल लगाए हैं, उसकी एमएसपी आज 1800 करंट में चल रहा है, तो आप आसानी से लगान चुका सकते हैं। तो अगर किसी परिस्थिति में उस फसल की उपज अधिक हो जाती है और मूल्य में गिरावट होगा, 1800 से 1500 आ गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि आप लगान का जो दर है उसे चुका नहीं पाएंगे। तब ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी के लिए, आप लगान माफ़ करने के लिए कहाँ पर आवेदन करेंगे और कौन इसका प्राधिकृत होगा? तो आप आवेदन कहाँ करेंगे? आप आवेदन करेंगे डीसी ऑफिस में, और इसका जो डीसी है या उपायुक्त जिसे बोलते हैं हम लोग झारखंड में, उपायुक्त महोदय को जब ये चीज़ पता चलेगा या उसे जानकारी होगी कि इस प्रकार की घटना है तो उन्हें माफ़ करने का अधिकार होता है और वे लगान को माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अध्याय में खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का वर्णन किया गया है? किस अध्याय में? यहाँ पर अध्याय पूछा गया है। अध्याय में खूंटकट्टी अधिकार का जो बात की गई है वह किस अध्याय के तहत बात की गई है? तो यहाँ पर देखिए अध्याय 5 में आपका खूंटकट्टी दार अधिकार प्राप्त रैयत से संबंधित बात की गई है और यह धारा 37 के अधीन आता है। धारा 37 के अधीन क्या कहा गया है कि यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक भूमि, यानी 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यह है अधिकार प्राप्त रैयत का आपका अध्याय 5 का धारा 37। तो धारा 37 आप समझ गए। अध्याय 5 में क्या है? खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। नेक्स्ट है दोस्तों, खूंटकट्टीदार को लगान वृद्धि में कितने प्रतिशत की माफ़ी का प्रावधान धारा 37 में की गई है? देखिए यहाँ पर टर्म है एक बहुत बड़ा समझने वाली, कि यहाँ पर कहा गया खूंटकट्टीदार को लगान वृद्धि में कितने प्रतिशत की माफ़ी का प्रावधान धारा 37 में की गई है। यह माफ़ी का प्रावधान किसके अनुरूप है, ये चीज़ को समझना होगा। यह माफ़ी का जो रूप है, यह माफ़ी का रूप है अन्य भूमियों के अनुरूप खूंटकट्टीदार का जो रैयत है उस पर। तो अन्य भूमि का अगर 100% अगर 10 रुपया लगान बढ़ेगा तो जो खूंटकट्टीदार रैयत है उसका 5 रुपया बढ़ेगा, यानी कि आधी बढ़ेगी। तो खूंटकट्टीदार जो रैयत होगा उसको जो लगान वृद्धि है उसका आधे लगान को ही चुकाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनअधिभोगी रैयत के लगान और पट्टा के बारे में किस धारा में बात की गई है? अनअधिभोगी रैयत के लगान और पट्टा की बात यहाँ पर की गई है। तो अनअधिभोगी रैयत के लगान और पट्टा की बात की गई है धारा 38 में। धारा 38 में। अब धारा 38 में क्या है? अनअधिभोगी रैयत की भूमि का लगान और उसके भूस्वामी के बीच किए गए एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। यानी कि अनअधिभोगी रैयत और भूस्वामी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसी एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। लगान और पट्टा उसी से संबंधित है, जो एग्रीमेंट हुआ है भूस्वामी और अनअधिभोगी रैयत के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों अध्याय 6। अध्याय 6 किससे संबंधित है? अध्याय 6 किससे संबंधित है? अध्याय 6 दोस्तों अनअधिभोगी रैयत से संबंधित है। अध्याय 6 किससे है? अनअधिभोगी रैयत। इसमें जो धारा 38 से लेकर 42 तक में इनका वर्णन किया गया है और इसमें सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे कि पहले आपने 38 को देख लिया है, पट्टा और लगान के बारे में बात की गई है।
40 में अनधिक रैयत का लगान वृद्धि के संबंध में बातें की गई है। 41 में आपका अनधिक रैयत का बेदखली के संबंध में जो रूल है वह दिया गया है। इसी प्रकार से सारी बातें आपका 42 में भी की गई है। यानी कि 38 से लेके 42 तक क्या है, अनधिभोगी रैयत से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस धारा में लगान अनधिभोगी या अधिभोगी रैयत को समान बताया गया है? किस धारा में यह बताया गया है कि अधिभोगी रैयत रहे चाहे अनधिभोगी रैयत रहे, दोनों को समान लगान लगेगा? तो यह कहा गया है आपका धारा 39 में। धारा 39 का थोड़ा टर्म को समझिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें किस प्रकार से कहा गया है कि अगर अपनी जोत का लगान उसी प्रकार से देना हो जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। यहाँ पर कहा गया अनधिभोगी रैयत और अधिभोगी रैयत के बीच में तुलना नहीं किया गया। यहाँ पर कहा गया है अगर अधिभोगी रैयत अनधिभोगी रैयत के रूप में ही अगर लगान देने के लिए समर्थ हो तो वह आपका धारा 39 में वर्णन किया गया। नेक्स्ट है अध्याय 8। अध्याय 8 में किसका वर्णन किया गया है? तो अध्याय 8 में वर्णन किया गया है जोत और भूधृति के बीच में पट्टे का अंतरण। यानी कि अध्याय 8 में क्या है, जोत तथा भूधृति के बीच में पट्टे का अंतरण। इसमें रैयत पट्टे का हकदार कौन होगा, इस तरह की बात की गई है। रैयत और पट्टे का हकदार कौन होगा, रैयतों द्वारा अधिकार वगैरह की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट में 12 नंबर, किस्त क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछा जा चुका है। किस्त क्या है? तो इसमें प्रत्येक कृषि वर्ष की तिमाही का लगान किस्त कहलाता है। अब प्रत्येक कृषि वर्ष क्या है इसे जानने के लिए आपको उस वीडियो में जाना पड़ेगा। तो प्रत्येक कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही का लगान वो क्या कहलाता है, किस्त कहलाता है। बैंक वाला किस्त नहीं जो महीना में लगता है, ईएमआई नहीं है। यहाँ पर कृषि वर्ष के साथ संबंधित है और कृषि वर्ष जो होता है उसके 3-3 महीना में एक बार आपको किस्त जमा करना होता है। नेक्स्ट लगान भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है? तो लगान भुगतान करने का 2 नियम है। लगान भुगतान करने का 2 नियम है और लगान भुगतान से संबंधित जो बातें हैं वही 2 नियमों के बीच में है। तो लगान भुगतान जो है वह किस, उसकी रीतियाँ क्या है यह जान लें। तो पहला तो प्रकार है कि माल कचहरी में जाके आप लगान को जमा कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर माल कचहरी में जाइए, भूस्वामी लगान जमा कर दीजिए। दूसरा होता है आप मनी ऑर्डर के माध्यम से आप लगान को जमा कर सकते हैं। माल कचहरी और मनी ऑर्डर के माध्यम से आप लगान को जी कर सकते हैं। यह किस में है? तो धारा 53 में है। धारा 53 में इस प्रकार की बातें की गई है। माल कचहरी और मनी ऑर्डर से संबंधित बातें की गई है। हालांकि यह अभी ओल्ड फैशन है परंतु चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी धारा लगान बकाया और ब्याज के बारे में है? लगान में बकाया हो और उस बकाये पर ब्याज लग रहा हो तो इससे संबंधित धारा कौन सी है? तो इससे संबंधित जो धारा है दोस्तों, धारा 54 और धारा 58 दोनों है। यानी कि धारा 54 में लगान बकाया और ब्याज के बारे में बात की गई है और ब्याज का रेट वगैरह की बात की गई है धारा 58। नेक्स्ट है खैराती भूमि, धार्मिक अनुदान, शिक्षण अनुदान के लिए भूमि का अर्जन किससे प्राप्त किया जाता है? आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, जो बड़े बड़े फंडिंग होते हैं यहीं पर होते हैं। बड़े बड़े सरकारी भूमि को हथियाने का सबसे बड़ा और आसान तरीका यही होता है। यही तरीका CNT एक्ट के विरुद्ध में भी हो। और आप देखेंगे कि इसको दान पत्र के माध्यम से क्या किया जाता है। अगर CNT की भूमि है तो उस भूमि को वहाँ पर मंदिर बना दिया गया कि हम शिक्षण संस्थान बनाने जा रहे हैं और मंदिर के अगल बगल में जो भी बसाना है वह बसा देते हैं। दूसरा होता है कि उसके स्कूल बना दिया गया, उसके स्कूल के नाम पर उसको CNT भूमि को मुक्त करवा लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो भू अर्जन है वह किसका अधिकार है इस प्रकार का भू अर्जन कराने का? तो वह उपायुक्त को अधिकार है और DC को अधिकार है। यह धारा 50 में वर्णित भी है। यह धारा 50 में CNT एक्ट की धारा 50 में वर्णित है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अध्याय के लगान से संबंधित माना जाता है? किस अध्याय को
लगान से संबंधित माना जाता है? कौन सा अध्याय है जिसे लगान से का संबंधित माना जाता है, या लगान संधारण का उपबंध जो होता है वह कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 9 में। अध्याय 9 में दोस्तों बहुत सारी धाराएं हैं, लगभग 52 से लेके आपका 62 तक है। 10 धाराएं हैं 52 से लेके 62 तक। नेक्स्ट है अध्याय 9 का क में किसका वर्णन है? तो इसमें बंजर भूमि बंदोबस्त का वर्णन है। और बंजर भूमि बंदोबस्त की कुछ शर्तें होती है। पहली बात है कि यह बंदोबस्त तभी होगी जब बंजर भूमि को आपने कृषि लायक बनाया हो, यानी कि बंजर भूमि थी, सरकारी भूमि थी, आपने उसे खुटकट्टीदार बन के क्या किया है, उसे सिंचाई किया, उसको आपने संभाला, सजाया, संवारा, यानी कि हरियाली उसमें लाई, तब उसका बंदोबस्त संभव हो सकता है। यह अध्याय 9 का क में है। नेक्स्ट दोस्तों, किस धारा के तहत लगान के अतिरिक्त वसूली पर दंड का प्रावधान है और कितना दंड की व्यवस्था है? पुराने सिनेमा सब में ये सब देखने को मिलते थे आपको। क्या होता था कि वहाँ पर लगान का टैपा लगा लिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा उससे उगाही की जाती थी। आपका लगान का दर अगर 50 रुपया है तो वह टैपा में 70, 80, 90 लगा दिए जाते थे और उसी आधार पर आपको लगान वसूली की करने के लिए आ जाते थे उसके मुनीम जी लोग। अब यहाँ पर जो है इसके लिए दंड विधान का प्रावधान कर दिया है। किसमें? धारा 63 में। कितना दंड विधान किया है यह जान लीजिए। इसमें 6 माह का कारावास है और 500 रुपये की जुर्माना घोषित की गई है अगर आप लगान दर से अधिक लगान लेते हैं तो। नेक्स्ट है, किसी भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार किसे और किस परिस्थिति में है? यही वाला बात वहाँ पर था, बंजर भूमि बंदोबस्त। तो यहाँ पर क्या है, किसी को भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार किसे और किस परिस्थिति में है? तो यहाँ सारी बातें डीसी के अधीन होगा। और किस परिस्थिति में है? कृषक है और उन्होंने कृषि के लिए भूमि को कोड़कर अगर बनाया है तो उनके पास यह अधिकार डीसी देंगे, या तो फिर बंजर भूमि बंदोबस्त के तहत। तो अगर भूमिहीन है तो उनको वैसी भूमि जो सरकारी है, पहाड़ी क्षेत्र है, या जो बंजर भूमि है, जो किसी काम के नहीं है, तो उनको निवास बनाने के लिए दे सकते हैं। यह डीसी के विवेक पर निर्भर करता है कि इसकी बंदोबस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कोड़कर से अधिभोगाधिकार खत्म हो जाती है कितने दिनों में? तो कोड़कर भूमि का कुछ नियम होता है। कोड़कर भूमि में अगर आप 12 वर्षों तक आप उसमें खेती नहीं करते हैं तो वह भूमि क्या हो जाएगी? अधिभोगाधिकार उस भूमि से आपका समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट की रूढ़ि और संविदा का वर्णन किस अध्याय में की गई है? दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है, रूढ़ि और संविदा, और इसे आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा। मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो अध्याय 11 है। तो रूढ़ि और संविदा में क्या है? इसमें अध्याय 11 में है और धारा 76 से लेके 79 में है। रूढ़ि और संविदा, सीएनटी एक्ट में रूढ़ि और संविदा का वर्णन किस अध्याय में किया गया? किताबों में कम दिया गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अधिकार और अभिलेख का संबंध किस अध्याय से है? तो अधिकार और अभिलेख का संबंध अध्याय 12 से है, इसमें लगान का निर्धारण भी किया गया है। अधिकार और अभिलेख का संबंध अध्याय 12 से है और इसमें लगान का निर्धारण के बारे में भी बात की गई। नेक्स्ट है, सेटलमेंट ऑफ रेंट किस धारा में है? यानी कि सेटलमेंट ऑफ रेंट ए टाइप ऑफ लगान, तो धारा 25 के अंतर्गत आता है सेटलमेंट ऑफ रेंट। तो आज हम लोगों ने सीएनटी सार संग्रह का लगभग प्रश्न कर चुके और कुछ प्रश्न बाकी हैं जो मिसलेनियस में आप लोगों को डाल दिए जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को नया धार दें।
जल्द से जल्द इसी चैनल पे आपको झारखंड टेट और सी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है, तो आप उसमें भी जुड़ें और उनका भी वीडियो जो रिलेटेड हो उनसे शेयर कर दें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।